Greetings to all. So this is our next practical session and this is the last practical of engineering geology. In the previous practical session we have discussed about the industrial minerals and this is the last practical which is on the problems of RQD. So in the lecture series we have discussed or we have seen about the RQD. So what is RQD? RQD is rock quality designation. So I hope all of you have familiar with the RQD and you have attended the lecture of RQD, because if you are not understand or if you are not know about the RQD, then you can't understand the problem which is based on the RQD. So let's start with some brief introduction about the RQD, then we will see the problems. So RQD is, what is RQD? RQD, the full form of RQD is rock quality designation. It is a modified core recovery percentage in which the length of all sound rock core piece over 100 mm in length are summed and divided by the length of the core run. So basically RQD क्या होता है, जैसा कि मैंने RQD वाले लेक्चर में आपको बताया था कि RQD क्या होता है, RQD क्यों निकालते हैं हम। तो RQD होता है रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। RQD निकाला जाता है कोर रिकवरी से। कोर रिकवरी क्या होती है? कोर रिकवरी निकाली जाती है हमारे कोर होल लॉगिंग से या कोर बॉल लॉगिंग से, और ये हम देख चुके हैं कि व्हाट इज़ कोर लॉगिंग एंड व्हाट इज़ बोर लॉगिंग। सो कोर लॉगिंग के थ्रू हम कोर्स रिकवर करते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और वो जो कोर रिकवरी हम करते हैं उससे हमें एक लॉन्ग कंटिन्यू कोर मिलता है, और बाद में वो कोर की जो क्वालिटी होती है उसको हम डिफाइन करते हैं एज ए डेजिग्नेशन, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप RQD वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ RQD। सो बिफोर जम्प ऑन दी प्रॉब्लम्स, हमें ये समझना ज़रूरी है कि RQD क्या है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हमारे क्वेश्चंस हैं। सो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम 1, बिकॉज दिस इज़ आवर लास्ट प्रैक्टिकल सेशन। और ये जो RQD के जो प्रॉब्लम्स है वो थ्योरी में भी पूछ सकता है या प्रैक्टिकल सेशन में भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बट इट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज द डिप एंड स्ट्राइक प्रॉब्लम। सो डिप एंड स्ट्राइक को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। RQD एज थ्योरी में नहीं आएगा बट प्रैक्टिकल में ही आ सकता है, और RQD बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एज द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। इन केस अगर आप कोई मेट्रो वर्क कर रहे हो या फिर आप सॉइल वर्क कर रहे हो, एज अ सिविल इंजीनियर आपको लिथोलॉजिकल वर्क करना होता है, तो वहाँ पे RQD निकालते हैं कोर लॉगिंग के थ्रू। तो वो डेटा जो रहता है वो फिलअप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको फिलअप करने के लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ RQD। ठीक है, तो इसीलिए RQD भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और RQD पे थ्योरी में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट नोट्स आता है। ठीक है, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है विथ फॉर्मूला। तो RQD क्या है? RQD एक ऐसी मॉडिफाइड कोर रिकवरी है जिसके थ्रू हम परसेंटेज निकालते हैं। कोर क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया है। जो जब हम कोर लॉगिंग करते हैं अर्थ सरफेस के नीचे, तो कोर लॉगिंग करने के बाद जो हमको हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं हम कोर। कोर क्या होता है? कोर एक लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और वो कंप्लीटली फिल्ड अप होता है, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड करते हैं, और उसका जो रन रहता है या उसका जो पूरा डिवाइडेड पार्ट रहता है, लेंथ जो होता है वो हमारा होता है कोर रन। फॉर एग्जांपल अगर हम 15 फीट नीचे कोर लॉगिंग कर रहे हैं और हमने 15 या 10 फीट हमको कोर रिकवरी मिलती है, तो उसके जो पीसेस रहते हैं छोटे छोटे वो अप्रॉक्सीमेटली या मैक्सिमम
100 mm इन लेंथ होने चाहिए। उससे छोटे रहते हैं तो हम उसे काउंटेबल नहीं मान सकते, ठीक है। और पहली शर्त ये है कि उससे छोटे नहीं होना चाहिए, सो इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कोर रिकवरी चार्ट। और दूसरा शर्त ये है कि जो उसका जो पीस है वो साउंडेबल होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, कोई भी वेदर्ड मटेरियल नहीं होना चाहिए, और जिसमें मॉइस्चर कंटेंट हो वो भी मटेरियल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो मेन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जहाँ पे हमें कोर रिकवरी के टाइम पे ये चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो उसके बाद जो है हमारा पीस ऑफ कोर डेट आर नॉट हार्ड एंड साउंड शुड नॉट बी इंक्लूडेड। सो जैसा कि मैंने बताया है कि जो पीस जो रहते हैं हमारे कोर के, अगर वो हार्ड नहीं है और साउंडेबल भी नहीं है तो हम उसे ऐसा कोर रिकवरी या आरक्यूडी के इवैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं कर सकते। और दे आर एटलीस्ट 100 mm इन लेंथ। उसके जो पीसेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 mm ही होने चाहिए। अगर हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर मिल रहा है कोर का तो हम उसको 100 mm कट करते हैं, और अगर हमें उस कोर से ऑटोमेटिकली बाय प्रेशर या टेम्परेचर वो ऑटोमेटिकली टूट रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोर रिकवरी, तो उसकी लेंथ 100 मीटर तक के होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, 100 mm तक, ठीक है। The purpose of the soundness requirement is to downgrade rock quality where the rock has been altered and or weakened by the weathering। वो पर्पस क्या है हमारा कि हमें क्यों हार्ड और साउंडेबल कोर चाहिए। उसका एक रीज़न ये है कि जब हम उसे लेबॉर्ट्री वर्क के लिए यूज़ करते हैं, तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम कोर रिकवरी क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये होता है कि जब भी हमें कोई एरिया का सर्वे करना होता है, हम ऑयल सर्वे कर सकते हैं, वाटर हाइड्रो सर्वे कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, तो वहाँ का लिथोलॉजी देखने के लिए हम कोर रिकवरी करते हैं, ठीक है। तो जनरली कोर रिकवरी या तो ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए किया जाता है या फिर ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए उसकी कोर रिकवरी की जाती है। तो यहाँ पे हमें हार्ड, कॉम्पैक्ट, साउंडेबल पीस क्यों चाहिए, बिकॉज अगर कोई वेदर्ड मटेरियल है या कोई मॉइस्चर कंटेंट मटेरियल है तो जब हम लेबॉरेटरी का जो प्रोसेस करेंगे वहाँ पे हमें उस कोर या उस पीस से हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे मेन जो पैरामीटर और जो मेन रीज़न है कि हमने साउंडेबल, हार्ड और कॉम्पैक्ट कोर चाहिए, उसका यही एक रीज़न है कि उसका पर्पस यही है कि जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए हमारे कोर से, जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें अप टू द मार्क नहीं मिलेगी, ठीक है। सो इसीलिए ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आरक्यूडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अभी के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अभी हर जगह कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू है। अगर आज हम इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं वहाँ पे भी हमें कंस्ट्रक्शन वर्क ज़रूरी रहता है, हमें लिथोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी होता है, डैम कंस्ट्रक्ट के टाइम, टनल्स कंस्ट्रक्शन के टाइम, इवन हमारा जो मेट्रो का काम शुरू है या जो मेट्रो की जो लाइंस होती है उसके टाइम भी हम आरक्यूडी करते हैं, ताकि हमें उस पर्टिकुलर एरिया की लिथोलॉजी के बारे में पता चले, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी आरक्यूडी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप लेक्चर सीरीज़ देख सकते हो आरक्यूडी का, ठीक है। मैं यहाँ पे पिन कर दूँगी तो आप आरक्यूडी का लेक्चर देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी आरक्यूडी। आरक्यूडी मतलब रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। आरक्यूडी जो है वो एक मॉडिफाइड कोर रिकवरी है जिसके थ्रू हम परसेंटेज वाइज कोर डिवाइड करते हैं। कोर रिकवरी मिलती है हमें कोर लॉगिंग से, और कोर लॉगिंग क्या है वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद वो कोर जो है हमारा वो मैक्सिमम या अप्रॉक्सीमेटली 100 mm होना चाहिए, उससे छोटा रहा या उससे कम mm में रहा तो इट नॉट बी इंक्लूडेड एज दी आरक्यूडी इवैल्यूएशन, ठीक है। साउंड प्रूफ, साउंडेबल होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं हमारे टू आइडेंटिफाई और टू इवैल्यूएट दी आरक्यूडी। नाउ वी विल सी दी नेक्स्ट स्लाइड। So the next slide is all about the easiest way to characterize the amount of material recovered during rock coring is to calculate core recovery as the amount, that is length, of recovered material divided by the total length of the core run, which is presented as a percentage.
सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो कोर रिकवरी मतलब होता है अमाउंट ऑफ मटेरियल जो हम अर्थ सरफेस से निकालते हैं, उसे हम बोलते हैं हमारी कोर रिकवरी। ठीक है, उसके बाद जो कोर रिकवरी हम करते हैं उसकी पूरी टोटल लेंथ देखी जाती है और उसकी टोटल जो लेंथ होती है उसे हम बोलते हैं कोर रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस इमेज में, ये हमारी इमेज है और ये जो आपको ये जो दिख रहे हैं सिलेंड्रिकल शेप के जो रॉक सैंपल आपको दिख रहे हैं, ये हमारे हैं कोर। तो यहाँ पे आपको एक कंटिन्यू कोर दिख रहा होगा। ठीक है, ये कंटिन्यू कोर है। कुछ कोर निकालते टाइम टूट जाते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है ये जो कोर है ये टूट चुका है बिकॉज ऑफ द प्रेशर। तो ये जो कोर है ये हम यूज़ करते हैं। अगर इनकी लेंथ 100 mm से ज़्यादा है तो ये यूज़फुल है, और अगर इनकी लेंथ 100 mm से कम होती है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो कोर है, ठीक है, तो यहाँ ये इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, बट ये वाले जो कोर है दे आर ऑल एक्सेप्टेबल। सो डिपेंड करता है हमारी कोर लेंथ पे। कुछ कोर जो है वो कंटिन्यूस यूनिफॉर्म शेप के निकलते हैं, तो हम बाद में उसे डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कोर है ये कंटिन्यू है, और अगर आप दूसरे कोर रिकवरी को देखें तो कुछ अच्छे खासे कंडीशन में है, कुछ बीच से क्रैक है, कुछ टूटे हुए हैं, कुछ एक्सट्रीमली टूटे हुए हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी कोर रिकवरी, और ये कोर रिकवरी करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ कोर लॉगिंग। ठीक है, तो कोर लॉगिंग के थ्रू हम कोर रिकवरी करते हैं, और वो जो कोर रिकवरी होती है वो इन लेंथ होती है। जब हम उस मटेरियल को, उस कोर को जब सरफेस के ऊपर निकाल लेते हैं तो उसको रिकवर्ड मटेरियल बोलते हैं, और वो जो रिकवर्ड मटेरियल होता है पर्टिकुलर लेंथ का होता है, और उस पर्टिकुलर लेंथ को हम बोलते हैं कोर रन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो हमारा कोर है, फॉर एग्जांपल ये हमारा है 240 mm। ठीक है, या सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये इसकी जो टोटल लेंथ है इसे हम बोलते हैं कोर रन। तो कोर रिकवरी क्या है? कोर रिकवरी हमारा लेंथ में आती है, और जब हम सरफेस पे हम उसको निकाल लेते हैं तो वो कंटिन्यू जो लेंथ होती है हमारी कोर रिकवरी की उसको हम बोलते हैं कोर रन, जिसे हम एज अ परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ मटेरियल रिकवर्ड ड्यूरिंग द कोर रॉक कोरिंग या कोर लॉगिंग इज टू कैलकुलेट कोर रिकवरी एज द अमाउंट that is in length of recovered material divided by the total length of the core run। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखना है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और आप कंफ्यूज नहीं होना है कि व्हाट इज़ कोर रिकवरी। कोर एक सिंपल होता है, एक सिंपल सा पीस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो दिख रहा है आपको एक ब्लॉक, ये सिलेंड्रिकल शेप का जो है इसको बोलते हैं हम कोर। ठीक है, ये पूरी लेंथ का जो है ये है कोर रिकवरी, और अगर इसको हम लेंथ में कैलकुलेट करें तो ये कोर रन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको और थोड़ा इजीएस्ट वे में बताती हूँ। ये वाला जो हमारा ब्लॉक है, ठीक है, ये है हमारा कोर। ठीक है, ये सिंगल वाला जो ब्लॉक है ये है हमारा कोर, और अगर इसकी पूरी लेंथ हमें देखनी है तो ये होती है हमारी पूरी लेंथ की, इसको हम बोलते हैं कोर रन। तो यहाँ पे आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। एक सिंगल पीस को हम बोलते हैं कोर, और कंटिन्यू कोर रिकवरी को हम बोलते हैं कोर रन, जो कि हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं बाद में। ठीक है, कोर रिकवरी हमेशा लेंथ में होती है। फॉर एग्जांपल कोई एरिया में अगर हम 10 फीट कोर लॉगिंग कर रहे हैं, 8 फीट कर रहे हैं, 15 फीट कर रहे हैं, तो जो हमारी कोर रिकवरी होती है वो डिपेंड करती है हमारी लेंथ पे। अगर 10 फीट हमने कोर लॉगिंग की है तो हमको 10 फीट कोर रिकवरी मिलेगी उस पर्टिकुलर कोर लॉगिंग से।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सारे टर्म्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं मैम, और ये क्या है, कोर लॉगिंग क्या है, कोर परसेंटेज क्या है। ठीक है। तो कोर मतलब एक सिंगल पीस ऑफ कोर रिकवरी, और जो कंटिन्यू है हमारा, इसे हम बोलते हैं कोर रिकवरी। जब हम कोर लॉगिंग के बाद ऊपर जब सैंपल निकाल लेते हैं उसको हम बोलते हैं कोर रिकवरी। और जब उसको हम कैलकुलेट करते हैं इन लेंथ, फॉर एग्जांपल ये है 10 सेंटीमीटर का फॉर एग्जांपल, तो इसका जो लेंथ है यह होता है हमारा टोटल रन ऑफ कोर, तो इसको हम बोलते हैं रन ऑफ कोर। ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बाद में हमें इसके बेसिस पर ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। और अगर किसी को डाउट है तो जैसे कि मैंने बताया है कि आरक्यूडी के लेक्चर में मैंने और एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ आरक्यूडी, आरक्यूडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोर किसे बोलते हैं, कोर सैंपल क्या होता है, ये सारी चीज़ आप आरक्यूडी वाले लेक्चर में देख सकते हैं। सो दिस इज कोर रिकवरी, कोर लेंथ. Now we will see the next. So ये जस्ट एक इमेज है, जस्ट टू क्लेरिफाई योर डाउट्स। देखिए ये हमारा, जैसे कि मैंने बताया, कोर लॉगिंग का जो हमने इमेज देखी है प्रीवियस स्लाइड में, तो ये जो है ये हमारा है कोर। ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ है ये हो गई हमारी कोर रन या रन ऑफ कोर। और जो हम ब्लॉक्स जो कट करते हैं हम पीसेज में, जैसे कि मैंने बताया कि 100 mm से छोटा नहीं होना चाहिए, 100 mm से ज़्यादा हुआ तो चलता है बट उससे छोटा हम काउंट नहीं करते, इट विल बी नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द कैलकुलेशन और इवेल्युएशन ऑफ द आरक्यूडी। सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये 60 mm, 190 mm, 250 mm, ये सारे जो कोर है जिसको हमने कट किया है ब्लॉक्स में, ये उसके लेंथ दी हुई है। ठीक है। तो ये लेंथ वाइज दी हुई है, और ये जो है ये डिपेंड करते हैं हमारे जो कोर किस तरीके से टूट रहे हैं। अगर आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियल हम तोड़ रहे हैं तो हम कंटिन्यूसली स्मूथली तोड़ते हैं, और अगर ये नेचुरली ही कट होते हैं तो हम इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये एक नेचुरल कटिंग कोर है, जहाँ पे आप देख सकते हो रैंडमली कोर कट हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नीचे से ऊपर जाए तो ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ पे हमको कुछ नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पे 0 है। ठीक है। ये वाले अगर ब्लॉक की या कोर की बात करें तो ये 120 mm है। देन उसके ऊपर अगर हम जाए तो लेंथ, ये मतलब इतने जो कोर है, ये वाला जो कोर है उसकी 80 mm है। देन उसके ऊपर जाते हैं हम तो 60 mm। सो डिपेंड करता है हमारे कोर रिकवरी किस तरीके से हुई है, या वो प्रेशर के थ्रू कटिंग हुई है, या फिर अगर हमें कोई क्लियर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और विदाउट एनी डैमेज कोर रिकवरी होती है तो फिर उसे हम आर्टिफिशियली कट करते हैं इन दी लेबोरेटरी। ठीक है। तो इस तरीके से हम कोर रिकवरी करते हैं और इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को। सो ये है हमारी कोर रिकवरी। ठीक है। और यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि हम कोर रिकवरी को कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कोर रिकवरी का फॉर्मूला है टोटल लेंथ ऑफ द कोर रिकवर्ड अपॉन टोटल कोर रन लेंथ। तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ ऑफ कोर रिकवर्ड है, यहाँ पर आ जाते हैं हमारे ये पूरे जो कोर के जो ब्लॉक्स है। ठीक है। हम इसको प्लस करते हैं, जैसे 250 प्लस 200 प्लस 250, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे जो लेंथ है ये mm में है। ठीक है। और उसके नीचे टोटल कोर लेंथ, तो इसकी जो टोटल हमारी जो लेंथ है वो कितनी है, तो इसकी जो टोटल लेंथ है जिसको हम कोर रन बोलते हैं वो है हमारा 1200 mm। ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से हमने ये कोर रिकवरी निकाली है पूरा कैलकुलेट करके 96%। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कोर रिकवरी निकलती है। उसके बाद आरक्यूडी का फॉर्मूला है। आरक्यूडी का फॉर्मूला ये है लेंथ ऑफ साउंड पीस विच इज़ ग्रेटर देन 100 mm अपॉन टोटल कोर लेंथ। और फिर यहाँ पे हम उसी तरीके से 250 प्लस 190 प्लस 200 mm अपॉन 1.200, सॉरी यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है। 200 mm इंटू 100, फिर हमारा एक आरक्यूडी का परसेंटेज निकल गया 53%। तो ये
इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला आरक्यूडी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आरक्यूडी के जो अगर हमको आरक्यूडी को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हम ज़्यादा अमाउंट वाला कोर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे 250, 190 और 200। ठीक है, तो ये हमने लिया हुआ है और हमने जो छोटे वाले जो है जैसे 120, 80, 60 ये छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बड़े ब्लॉक्स लेते हैं आरक्यूडी में। जैसे इतने कोर रन में आपको जितने भी बड़ा अमाउंट, बड़ा लेंथ दिख रहा है वही हम लेंगे सिर्फ आरक्यूडी के लिए। ठीक है, मैं आरक्यूडी की बात कर रही हूँ। तो आरक्यूडी में हम बड़े लेंथ लेते हैं और अगर कोर रिकवरी हमको निकालनी है तो कोर रिकवरी में हम पूरे ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। सो दिस इज प्रॉब्लम है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज कोर रिकवरी वैल्यू ऑफ अ साइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोर रिकवरी एंड आरक्यूडी फॉर बिलो शोन कोर रिकवर्ड फ्रॉम बोर होल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, ये हमारा टोटल कोर रन है। ठीक है, ये हमारे कोर रिकवरी की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये हमारी टोटल लेंथ ऑफ कोर कितना है 2000 mm और ये हमारा जो दिया हुआ है ये पूरा जो कोर ब्लॉक है उसकी पर्टिकुलर कोर ब्लॉक की लेंथ दी हुई है इन mm। तो कभी कभी सेंटीमीटर में दिया हुआ रहता है तो हमको mm में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे mm में दिया हुआ है तो इसका कोई इशू नहीं है, हम mm में ही इसको सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज़ कोर रिकवरी, तो कोर रिकवरी आपको पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कोर रिकवरी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और उसके बाद पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोर रिकवरी एंड आरक्यूडी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरली, थ्योरी में भी आते हैं और एज वेल एज प्रैक्टिकल सेशन में भी आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कभी कभी आपको इमेज दी हुई होती है और कभी कभी इमेज नहीं दी हुई है, डायरेक्ट आपको सिर्फ ये वैल्यूज़ दी होगी। ठीक है, और आपको फाइंड करना रहेगा व्हाट इज़ कोर रिकवरी एंड व्हाट इज़ आरक्यूडी। तो अब आप क्या करोगे, अब सबसे पहले अगर ऐसा आया है तो आपको कोर रिकवरी को एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज़ कोर रिकवरी, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया है कि कोर रिकवरी क्या होती है, कोर रिकवरी क्यों की जाती है, उसके कौन कौन से पैरामीटर्स है, कौन कौन से पर्पस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो। कभी कभी ये भी आ सकता है कि प्लीज़ एक्सप्लेन दी आरक्यूडी, तो आपको फिर आरक्यूडी को एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पे कोर रिकवरी पूछा है, कभी कभी आरक्यूडी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको उसके हिसाब से एक्सप्लेन करना है आपका आंसर। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ कोर रिकवरी वैल्यू ऑफ अ साइट, उसके बाद पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोर रिकवरी एंड आरक्यूडी फॉर बिलो शोन कोर रिकवर्ड फ्रॉम दी बोर होल्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने हर बार बताया है आपको प्रैक्टिकल में, आज ये हमारा लास्ट प्रैक्टिकल है, तो आपको हेडिंग देनी है प्रैक्टिकल नंबर 6। ठीक है, या प्रैक्टिकल नंबर 7, जितने भी अब तक के हुए हैं, ऊपर आपको हेडिंग देनी है प्रॉब्लम्स ऑन आरक्यूडी। जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है जो मैंने समझाया है वो आप ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मैंने आपको समझाने के लिए स्टार्टिंग में जो मटेरियल डाला है थ्योरी वाइज वो सिर्फ आपको समझाने के लिए डाला है। तो आप जस्ट क्या करोगे, आप जस्ट A4 साइज़ के ब्लैंक पेज पे क्वेश्चन डालोगे, ऊपर हेडिंग दोगे मेन हेडिंग प्रॉब्लम्स ऑन आरक्यूडी प्रैक्टिकल नंबर 6 और व्हाटएवर 7। उसके बाद आप क्वेश्चन लिखोगे, या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन लिख सकते हो व्हाट इज़ कोर रिकवरी, या फिर आप डायरेक्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ कोर रिकवरी एंड आरक्यूडी फॉर बिलो शोन कोर रिकवर्ड फ्रॉम दी बोर होल्स, ये भी क्वेश्चन आप लिख सकते हो। आपको डायग्राम निकालना ज़रूरी है। ठीक है, तो जो ये आपको डायग्राम दिख रही है आपको ये डायग्राम निकालना है, बिकॉज विदाउट डायग्राम मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन में डायग्राम आता है तो आप डायग्राम निकालेंगे, और अगर विदाउट डायग्राम वैल्यूज़ दी है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर आपको डायग्राम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और डायग्राम आपको निकालना है, आपको प्रॉपर लेंथ वाइज जैसा दिया हुआ है वैसे ही आप, फिर उसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे। तो आपको आपके A4 साइज़ के ब्लैंक पेज पे क्वेश्चन लिखना है, उसके नीचे आपको डायग्राम निकालनी है, देन आपको सॉल्व करना है। ठीक है,
तो ये आपका पूरा होने के बाद अब हम देखते हैं कि हमको सॉल्व कैसे करना है। सो जैसे कि मैंने बताया कोर रिकवरी का फॉर्मूला, तो सबसे पहले हमको कोर रिकवरी आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो कोर रिकवरी आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, कोर रिकवरी इज इक्वल टू टोटल कोर रिकवरी अपॉन टोटल कोर रन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। टोटल कोर रिकवरी में क्या आती है, टोटल कोर रिकवरी में आती है हमारी जो वैल्यूज़, जो कोर की जो वैल्यूज़ है वो दी हुई है, वो आती है टोटल कोर रिकवरी में, ठीक है। टोटल कोर रन क्या है, टोटल कोर रन हमारा दिया हुआ होता है हमेशा, ठीक है। जो पूरा लेंथ होता है हमारे कोर रिकवरी का, उसकी जो लेंथ है उसको बोलते हैं हम टोटल कोर रन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा है प्रीवियस स्लाइड में कि वैल्यूज़ दी हुई है पर्टिकुलर कोर ब्लॉक की, उस वैल्यूज़ को ऐड करना है, एडिशन करना है। जैसे यहाँ पे 180 mm 260 mm, आप वीडियो को पॉज करके ये सारा प्रोसेस कर सकते हो, एक कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पीछे जाके भी आप वीडियो को देख सकते हो, उस इमेज को देख सकते हो जो मैंने क्वेश्चन में जो है, ठीक है। तो आप ये सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे उस इमेज में जो दी हुई थी, उस इमेज को मैंने यहाँ पे ऐड किया है, हमको एडिशन करना है। तो 180 mm प्लस 260 mm देन प्लस 310 mm प्लस 480 mm देन 90 mm, ठीक है। इसे हमको पूरा एडिशन करना है, प्लस करना है, और जो हमारा प्लस आएगा उसको हमें 2000 से इनटू करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा आंसर आता है, और हमारा जो टोटल कोर रन है वो कितना था 2000 mm, उसके बाद हमें कोर रिकवरी का जो आंसर आता है हमारा वो है 0.66%, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें RQD निकालना है। तो जैसे मैंने बताया है, आप वीडियो को प्रीवियस जाके RQD की वैल्यू आप खुद निकालोगे, ठीक है। बहुत सिंपल है। प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि RQD कैसे निकालते हैं, और RQD निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जितने हमें ये एडिशन वाले दिख रहे हैं, इसमें से हमें सिर्फ 3 हाईएस्ट वैल्यू की अमाउंट लेना है, हाईएस्ट वैल्यू लेंथ लेना है, ठीक है, टू आइडेंटिफाई दी RQD। सिर्फ RQD के लिए RQD का फॉर्मूला भी दिया हुआ है प्रीवियस। अगर आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाते हो तो मैंने बताया है RQD कैसे निकालते हैं, और RQD के लिए आपको क्या करना है, RQD का फॉर्मूला दिया हुआ है, RQD के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 3 हाईएस्ट लेंथ डालनी है, जैसे हमने प्रीवियस इमेज में मैंने एज अ एग्जांपल आपको जो दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 हाईएस्ट, इसमें से 3 हाईएस्ट लेंथ की वैल्यू लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये आया है उससे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, और फिर आपको आपकी RQD की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस आपको खुद करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कोर रिकवरी मिल गई, कोर रिकवरी से हम RQD की वैल्यू निकालेंगे, और RQD का फॉर्मूला क्या है वो आपको लेक्चर में भी मैंने दिया हुआ है, और मैंने जो पहला एग्जांपल जो इमेज दिखाई थी उसमें भी आपको RQD का फॉर्मूला दिया हुआ है। और RQD के फॉर्मूले में क्या है, RQD के फॉर्मूले में कोई भी 3 हाईएस्ट वैल्यू कोर पीस की जो लेंथ है वो आपको लेना है। जैसे यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5, ये आपको 5 लेंथ ऑफ कोर दी हुई है, ठीक है। तो इसमें से जो हाईएस्ट लेंथ ऑफ कोर है वो आपको निकालना है। तो कौन कौन सी है इसमें से 480 है, देन 310 है, देन 260 है, ठीक है। तो ये आपको तीनों निकालना है, फिर इसको ऐड करना है, एंड देन जो आपका फॉर्मूले में दिया हुआ है वैसे पुट करके आपका परसेंटेज का वैल्यू आ जाएगा। तो आप इस तरीके से कोर रिकवरी भी निकाल लेंगे, और इस तरीके से आप RQD भी निकाल लेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस आपको करने के लिए बोलने का मेरा मोटिव यही है, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट है जो सीरियसली प्रैक्टिकल देखते हैं, लेक्चर देखते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के लिए ही आते हैं, ठीक है। सो अगर RQD का क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको प्रैक्टिकल में लिखना है,
अगर ये वाला क्वेश्चन मुझे मिसिंग दिखा तो फिर आपके प्रैक्टिकल असेसमेंट मार्क मैं नहीं दूंगी। ठीक है, तो आई एम वेरी श्योर कि आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, कोई इतना हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। कोर रिकवरी कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आरक्यूडी कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आप वीडियो पॉज करके पीछे जाके जो मैंने एग्जाम्पल के लिए एक इमेज दिखाई थी वहाँ पे आरक्यूडी का फॉर्मूला है और वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि आरक्यूडी आपको कैसे निकालनी है। बहुत ही सिंपल है। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लेक्चर जो है आरक्यूडी का वो देखें। ठीक है, उसके बाद आपको ये दोनों वैल्यू मिल जाएगी। कोर रिकवरी आया है हमारा 0.66% और आरक्यूडी भी हमारा परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम है, फाइंड द कोर रिकवरी, वैल्यू ऑफ कोर रिकवरी एंड द आरक्यूडी इवैल्यूएशन, तो ये दोनों आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना ही करना है, ये फॉर्मूला लिखना है, सॉल्व करना है, देन आरक्यूडी निकालना है और देन सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोर रिकवरी का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। अब हम देखेंगे हमारा एक टेबल जो मैंने आरक्यूडी वाले लेक्चर में भी आपको दिखाया, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। ठीक है, सो ये है टेबल जो आरक्यूडी करेक्शन करता है और डिपेंड करता है हमारे परसेंटेज ऑफ वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल जो हमारी आरक्यूडी की वैल्यू जो आप आंसर निकालोगे आपका कितना आएगा वो आंसर पे डिपेंड करता है कि हमारी रॉक क्वालिटी कैसी है। अगर आपका परसेंटेज 0 to 25% आता है मतलब जो आरक्यूडी की जो क्वालिटी है इज़ वेरी पुअर। ठीक है, और अगर आपका आंसर 25 to 50 के बीच में आता है, 25 to 50% के बीच में आता है तो इट विल बी पुअर। और अगर 50 to 75% आपको कोर रिकवरी होती है या आरक्यूडी की वैल्यू आती है तो वो है फेयर, मतलब एक्सेप्टेबल। 75 to 90 के परसेंट के बीच में आती है मतलब गुड। और अगर 90 to 100 तक के आपकी आरक्यूडी की वैल्यू आती है मतलब जो आपका रॉक क्वालिटी है वो एक्सेलेंट क्वालिटी का रॉक है और आपकी जो रिकवरी है वो बहुत एक्सेलेंट है। ठीक है, तो ये टेबल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने बताया है कि अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन आरक्यूडी, ठीक है, एंड देन उसके बाद बोला है फाइंड कीजिए कोर रिकवरी एंड आरक्यूडी, तो आप जब एक्सप्लेन करोगे आरक्यूडी में तो आपको ये टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस पे आपके मार्क्स रहते हैं और ये एक गुड इम्प्रेशन है आप किस तरीके से आपका आंसर लिख रहे हो। ठीक है, ये बहुत ईजी टेबल है, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, और ये आपको जब आप आरक्यूडी लिखोगे तो आपको ये टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही सेम चीज़ मैंने आरक्यूडी के लेक्चर के टाइम भी कहा था आपसे कि जब अगर आरक्यूडी मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट नोट्स के लिए पूछते हैं। ठीक है, या फिर अगर ऐसे थ्योरेटिकल मैथमेटिकल क्वेश्चन में अगर आरक्यूडी इंक्लूड होता है तो फिर वो दो पार्ट में इंक्लूड होता है, जैसे डिफाइन आरक्यूडी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ कोर रिकवरी एंड आरक्यूडी, इस तरीके से पूछते। या फिर अगर क्वेश्चन नहीं आता है, मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स में आरक्यूडी पूछता है, तो आरक्यूडी जब भी आप एक्सप्लेन करोगे या जब भी आपको एज अ थियरी या प्रैक्टिकल में आरक्यूडी आता है तो आपको ये टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये टेबल नहीं बनाओगे तो आप कितना भी डिस्क्रिप्शन लिखिए वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, जो आरक्यूडी है वो टोटली डिपेंड करती है इस टेबल पे। यहाँ पे लिखा हुआ ही है रॉक क्वालिटी डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन आरक्यूडी, या आरक्यूडी की वैल्यू है इन परसेंटेज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक क्वालिटी। ठीक है, तो ये परसेंटेज में वैल्यू है आरक्यूडी की और ये उसका डिस्क्रिप्शन है कि आपकी अगर इतने से इतने परसेंटेज से इतने परसेंटेज अगर वैल्यू आ रही है तो आपका जो क्वालिटी ऑफ रॉक है वो कैसा है। ठीक है, तो ये टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए। आप जब भी आरक्यूडी आता है आप आरक्यूडी को एक्सप्लेन करें, कोर रिकवरी को एक्सप्लेन करें, व्हाट इज़ कोर उसे एक्सप्लेन करें, देन उसके बाद ये टेबल निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 कंप्लीट होता है आरक्यूडी का। और जो मैंने बोला है कि आपको सिर्फ कोर रिकवरी निकाल के रुकना नहीं है, आपको आरक्यूडी भी सॉल्व करनी है। आरक्यूडी का फॉर्मूला भी दिया और मैंने बताया है बार बार कि आरक्यूडी
कैसे निकालते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और ये नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। नाउ यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिकल है आरक्यूडी का, जो प्रॉब्लम्स ऑन आरक्यूडी है वो कंप्लीट होता है। और जैसे कि मैंने बताया है कि ये हमारा लास्ट प्रैक्टिकल सेशन है, इसके बाद आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। यहाँ से आपका सेशन इंजीनियरिंग जियोलॉजी का ख़त्म हो रहा है। तो हम प्रैक्टिकल का एक छोटा सा शॉर्ट रिकैप करेंगे, ठीक है। सो हम एक शॉर्ट रिकैप करते हैं कि अब तक के हमारे कितने प्रैक्टिकल हुए, हमने क्या क्या चीज़ देखी है प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल था हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक। कौन कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। तो कौन कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है, हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है कलर, लस्चर, क्लीवेज, टेक्सचर, स्ट्रेक, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड हार्डनेस। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ये होती है हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक। फिज़िकल प्रॉपर्टी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी जो हम विद द हेल्प ऑफ हैंड स्पेसिमन या विद द हेल्प ऑफ नेकेड आइज़ हम इजीली देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर रॉक। तो इसमें हमें हमारे आ जाते हैं कलर, ठीक है। जो जिस टाइप का रॉक है उस टाइप की कलर का इम्प्योरिटीज शो करता है, ठीक है। कलर में भी कलरलेस भी हो सकता है, वाइट हो सकता है, क्रीमिश, रेड, ब्राउन, ग्रे, येलो, ब्लैक, कोई भी टाइप के कलर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आती है हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक में। उसके बाद हमने देखा 3 टाइप के रॉक होते हैं, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं। और जैसे कि हमने, अगर आपने शुरू से लेके अब तक के सारे लेक्चर देखे होंगे तो मैंने बताया है कि देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ रॉक, दैट इज़ इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक वो रॉक होते हैं जो डायरेक्टली मैग्मा से बनते हैं, लावा से बनते हैं, उसे हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक आर दोज रॉक विच आर फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग रॉक फ्रेगमेंट्स, और मेटामॉर्फिक रॉक आर दोज रॉक विच आर फॉर्म ड्यू टू दी केमिकली एक्टिव फ्लूइड, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो ये 3 मेन टाइप के रॉक होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक देखने के बाद हमने पर्टिकुलर रॉक की फिजिकल प्रॉपर्टी देखा है। तो हमारा उसके बाद का जो प्रैक्टिकल था वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इग्नियस रॉक था। उसमें हमने 10 इग्नियस रॉक देखे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है वो देखा। उसके बाद हमने देखा सेडिमेंट्री, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। उसमें हमने सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, ये सारी प्रैक्टिकल्स में हमने ये सारे सैंडस्टोन को, पर्टिकुलर एक स्टोन के बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, फिर उसमें हमने 10 मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। तो ये हमारा पूरा आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक में। उसके बाद हमारा जो प्रैक्टिकल था वो था डिप एंड स्ट्राइक के प्रॉब्लम्स। डिप एंड स्ट्राइक क्या है ये हमने लेक्चर में भी लिया है, ये स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का पार्ट है, आपके सिलेबस का पार्ट है। तो ये आपको थ्योरी में भी आ सकता है, और ये इसके जो प्रॉब्लम्स है ये आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी में आते ही हैं, और क्वेश्चन पेपर में आपको डिप एंड स्ट्राइक के प्रॉब्लम दिखते ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिप एंड स्ट्राइक के 3 टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। और आई होप कि आपने तीनों प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व किए हैं, बिकॉज डिप एंड स्ट्राइक के प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम में पूछता ही है, एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है हर साल। तो इसको लाइटली मत लीजिए, डिप एंड स्ट्राइक के प्रॉब्लम को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए घर पे, और आई होप कि आपने प्रैक्टिकल बुक में भी, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में भी इसको अच्छे से निकाला होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट था इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक। ये हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल था इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक आफ्टर द डिप एंड स्ट्राइक, जिसमें हमने इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है रॉक की वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। जिसमें हमने देखा था उस पर्टिकुलर रॉक की स्ट्रेंथ, उसकी हार्डनेस, पोरोसिटी, परमिएबिलिटी, ठीक है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ये पर्टिकुलर रॉक की है, उसकी ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। जिसने भी प्रैक्टिकल, जो अभी न्यू एडमिशन है, जिन्होंने सारे प्रैक्टिकल्स को अटेंड नहीं किया है, तो ये सारे प्रैक्टिकल्स को अटेंड कीजिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा कि मैंने बताया है कि डिप एंड स्ट्राइक, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक, ये आपको थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों में है,
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल कर लिया तो थेरी नहीं करोगे और थेरी किया तो प्रैक्टिकल नहीं, ये करने से आपके दोनों कंप्लीट होते हैं, थेरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो थेरी में भी 10 मार्क्स का या 7 मार्क्स का फुल क्वेश्चन आता है, डिफाइन द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक, जहाँ पे आपको पूरी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना होता है विद द एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको लाइटली मत लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा इंडस्ट्रियल मिनरल्स। इंडस्ट्रियल मिनरल्स में हमने देखे कौन कौन से इंडस्ट्रियल मिनरल्स है, उनका यूजेस क्या है, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखा, उनकी वैल्यूज़ देखी। तो ये सारे पैरामीटर्स इंडस्ट्रियल मिनरल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो पॉइंट है, टॉपिक है इंडस्ट्रियल मिनरल्स, ये भी आपको शॉर्ट नोट्स में पूछता है इन थेरी। तो एवरीथिंग जो भी आप पढ़ रहे हो, बिकॉज़ ये हमारा ऑनलाइन सेशन है, ऑफलाइन सेशन में हम हर चीज़ पढ़ाते हैं, बट ड्यू टू दिस ऑनलाइन सेशन हम वही पढ़ाते हैं जो इम्पॉर्टेंट होता है। तो जितने भी अब तक के लेक्चर हुए हैं, जितने भी अब तक प्रैक्टिकल हुए, सारी प्रैक्टिकल्स इम्पॉर्टेंट है, सारे लेक्चर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम वही चीज़ पढ़ा रहे हैं आपको जो इम्पॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा आरक्यूडी। तो आरक्यूडी का आज हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व देखा है, ठीक है। ये भी आपको थ्योरी में पूछता है और प्रैक्टिकल में भी पूछता है, और मैंने एग्जांपल बताया है आपको। या तो आपको कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है जैसे डिफाइन आरक्यूडी या डिफाइन कोर रिकवरी, एंड देन उसके बाद आ सकता है फाइंड इट्स कोर रिकवरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोर रिकवरी एंड आरक्यूडी इवैल्यूएशन। सो ऐसे कंबाइंड क्वेश्चन भी आ सकते हैं या सिंपल से शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं। तो ये आरक्यूडी का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको रिकॉर्ड में भी लिखना है एज वेल एज आपके थ्योरी के लिए भी लिखना है आपको, ठीक है। तो ये सारे प्रैक्टिकल्स हमने अब तक के कंप्लीट किए हैं। ये सारे प्रैक्टिकल आपको रिकॉर्ड में लिखना है और इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ आपको गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है, ठीक है। तो जैसे ही आपका लिखना हो जाता है, आप पीडीएफ फॉर्मेट में गूगल क्लासरूम में आप रिकॉर्ड सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो पूरा पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे डिफेंस टाइप के टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 है, उसकी स्कैन करके आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक, जो जो भी आपने रॉक किए हैं वो अलग अलग भी आप सबमिट कर सकते हो। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ जैसे पोरोसिटी है, परमिएबिलिटी है, वो भी अलग अलग एक एक पेज पे अगर 2 लिखा हो या 3 लिखा हो, पेज को स्कैन कीजिए, सबमिट की उसका नाम डालिए, एक फ़ोल्डर बनाइए और सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड में लिखना है। और जो लास्ट है आरक्यूडी, ठीक है, ये भी आपको लिखना है। मैं सबके रिकॉर्ड में ये चेक करूँगी कि आरक्यूडी लिखा है और पूरा कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सिर्फ वीडियो देखते नहीं हैं, थोड़ा सा देखते हैं, रोल नंबर डालते हैं और चले जाते हैं। सो ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है कि हम खुद ही पढ़ें, ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसे लेक्चर और प्रैक्टिकल को अटेंड करते हो। सो ये हमारा शॉर्ट रिकैप था अबाउट दी प्रैक्टिकल। आपके लेक्चर भी पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक, वी हैव कंप्लीटेड आवर होल सिलेबस। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कुछ नोट्स रह गए हैं तो मैं बुक सेंड कर दूंगी, और मैंने ग्रुप पे बुक सेंड किया है। वो बुक्स में आपको सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको सारी चीज़ उस बुक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट रिकैप था प्रैक्टिकल के बारे में। सो यहाँ पे हमारा आरक्यूडी का प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। सो दीज आर दी बुक्स, ये बुक रेफरेंस है। ये बुक्स ये बुक से आप अपने नोट्स बना सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इसमें से जो एक बुक है वो मैंने आपको शायद से ग्रुप पे भेजी है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जैसे जनरल इंजीनियरिंग जियोलॉजी बाय डॉक्टर रविंद्र कुमार बोपचे एंड डॉक्टर दिनेश कुमार अग्रवाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अगर आपको लाइब्रेरी में अवेलेबल मिलती है तो आप ले सकते हो। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी बाय के एम बांगर। दीज आर
दिस बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपके मैक्सिमम जो नोट्स है, जो टॉपिक है, आपके जितना भी सिलेबस में दिया हुआ है इस बुक में पूरा कवर होता है। उसके बाद इंजीनियरिंग एंड जनरल जियोलॉजी बाय परवीन सिंह, ये भी बहुत अच्छी बुक है, बट मैं आपको के.एम. बांगर रिफ़र करने के लिए बोलूँगी, बिकॉज़ के.एम. बांगर में बहुत इजी लैंग्वेज है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। यू कैन मेक योर ओन नोट्स विद द हेल्प ऑफ दिस बुक, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी बाय के.एम. बांगर आपको लाइब्रेरी में अवेलेबल मिलती है, तो आप विद द हेल्प ऑफ बुक भी पढ़ाई कर सकते हो, बिकॉज़ बुक के बाहर कुछ भी नहीं है, जो भी है बुक के अंदर है, और आपका होल सिलेबस बुक से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये बुक रेफरेंस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो ये सारे बुक्स के नाम। और आई मस्ट रिफ़र के.एम. बांगर, तो मैं आपको अकॉर्डिंग टू मी के.एम. बांगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है सिविल इंजीनियर के लिए, तो ये वाली बुक रिफ़र कीजिए फॉर इंजीनियरिंग जियोलॉजी, ठीक है। सो डेट्स इट, दिस इज़ द एंड ऑफ द प्रैक्टिकल सेशन। हमने पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा लास्ट वीडियो है, लास्ट प्रैक्टिकल है, लास्ट सेशन का लास्ट वीडियो है, ठीक है। हमारा थ्योरी भी कंप्लीट हो चुकी है, हमारे प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो चुके हैं, और इंजीनियरिंग जियोलॉजी का होल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली। मैं आप सबके आपके मैसेज का रिस्पांस करूँगी, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आई एम हेयर टू सॉल्व योर डाउट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सेशन का एंड अप होता है, ख़त्म होता है। इसके बाद कोई वीडियो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। सो नथिंग कैन स्टॉप यू एक्सेप्ट यू, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती सिवाय खुद आपकी, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। जो भी आपके ड्रीम्स है, हम पर्सनली तो मिले नहीं हैं, हमने फ़ेस टू फेस एक दूसरे को नहीं देखा है, ठीक है। ये साल का जो सेशन है ये ऑनलाइन हुआ है, तो हमारा इंटरेक्शन बहुत नहीं हुआ है, ठीक है। तो आई डोंट न्यू अबाउट यू ऑल एज अ पर्सनल, बट एक यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। टाइम इज़ वेरी प्रिसिशियस, टाइम को जाने मत दीजिए, बिकॉज टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कोट्स है, नथिंग कैन स्टॉप यू एक्सेप्ट यू। कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती सिवाय खुद आपकी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और कोई भी एक्सक्यूज़ेज़, हमें पता है हम कहाँ एक्सक्यूज़ेज़ दे रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। खुद से ऑनेस्ट होकर पढ़ाई कीजिए। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, या जो भी आपका ड्रीम है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, ठीक है, वो आप कर सकते हो। बस खुद से ऑनेस्ट रहिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज टाइम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। टाइम जाने बाद दोबारा टाइम वापस नहीं आता है। और इन केस आप जस्ट डिग्री के लिए पढ़ रहे हो, तो ट्राई कीजिए अच्छी से अच्छी डिग्री, अच्छे से अच्छे मार्क्स, परसेंटेज, अच्छे से ग्रेड्स लाने के लिए। सिर्फ जस्ट पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ाई मत कीजिए, बिकॉज अगर आप पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ाई करते हो तो आपके मार्क्स उससे भी कम आते हैं। अगर आप ज़्यादा का सोचोगे तो उस ज़्यादा तक एटलीस्ट पहुंच तो सकोगे, ठीक है। अगर आप कम का सोचोगे तो आप उसके पहले ही रुक जाओगे। तो जस्ट पासिंग मार्क्स के लिए मत पढ़िए। मैं ये हर स्टूडेंट से कह रही हूँ, ठीक है, चाहे फिर वो फ्रंट बेंच पे बैठते हो या बैक बेंचर्स हो, जो भी हो, आपके ड्रीम्स के लिए आपको मेहनत करनी होगी, कोई आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। और जो भी चीज़ आप करना चाहते हो करिए, ईमानदारी से कीजिए, एक्सक्यूज़ेज़ मत दीजिए खुद को। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने पेरेंट्स के जो पैसे हैं उसको वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि हम सभी ने पैंडमिक देखा है, और
इसका हम सब पे बहुत इफ़ेक्ट हुआ है। सो आई होप कि आप समझ सकते होगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर मनी, योर पेरेंट्स मनी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उनका बिलीव मत तोड़िए, उनका ट्रस्ट मत तोड़िए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। यू कैन अचीव योर एम, यू कैन अचीव योर ड्रीम, यू कैन वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल, नथिंग कैन स्टॉप यू एक्सेप्ट यू। अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, उनको खुश रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने ड्रीम्स को अचीव कीजिए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर टू ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द स्टूडेंट, फॉर लवली स्टूडेंट जो रिप्लाई करते थे, जो सिंसियरली वीडियोस को देखते थे। ठीक है, उनको थैंक यू वेरी मच। बिकॉज ये थैंक यू मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज योर सिंसेरिटी को देखकर मैं ये थैंक यू आपको बोल रही हूँ। ठीक है, तो अच्छे से ऐसे ही पढ़ाई कीजिए, खुद से ऑनेस्ट रहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो डेट्स इट, दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी। ऑल द बेस्ट to all of you for your future. Wish you all a very bright and happy future. ठीक है, so stay safe, stay healthy. Thank you.